वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट कीड़ा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम रोजाना बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट करते हुए करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन जो है ये रिकॉर्डेड होने वाला है बिकॉज किसी वजह से, किसी ग्लिच की वजह से शेड्यूल नहीं लग पाया था। तो आई होप ये क्लास आपको प्रीमियर मिल जाएगी लगभग 9 o'clock और 9:30 o'clock, 9:30 AM तक। ठीक है, सो बढ़ते हैं द वेरी फर्स्ट न्यूज ऑफ टुडे सेशन की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज इज ऑफ नेशनल स्टेट्स अफेयर्स। ठीक है, सो रिसेंटली कल्याणी स्टील लिमिटेड की बात करूं तो ये एक कॉन्ग्लोमेरेट इंस्टीट्यूशन होने वाला है ना। कॉन्ग्लोमेरेट इंस्टीट्यूशन होने वाला है। व्हाट आर कॉन्ग्लोमेरेट इंस्टीट्यूशन? तो वो इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर और भी बहुत सारी बॉडीज होती हैं। जैसे अगर आपको याद हो, रिसेंटली हमने एक न्यूज पढ़ा था जिसमें जिसमें कॉन्ग्लोमरेट इंस्टीट्यूशंस के अंदर और बॉडीज के अंदर सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन किसके पास था? टाटा ग्रुप के पास था। टाटा ग्रुप के पास था। उसके बाद आपको रिलायंस ग्रुप देखने को मिलेगा, रिलायंस। और उसके बाद आपको अडानी ग्रुप अडानी ग्रुप। सो कल्याणी स्टील लिमिटेड इज अ कॉन्ग्लोमेरेट जो है, ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर आपको काफी सारे ब्रांड्स, काफी सारे फर्म्स देखने को मिलेंगे। हैज प्रपोज्ड टू इन्वेस्ट 26,000 crore to set up a titanium metal and aerospace components manufacturing an integrated advanced specialty steel and automotive components manufacturing complex at Gajamara in Odisha। so यहाँ पे कल्याणी स्टील लिमिटेड जो है ये क्या डेवलप करने वाली है? तो ये 26,000 crore के अमाउंट से यहाँ पे टाइटेनियम मेटल एंड एरोस्पेस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड आल्सो स्पेशलिटी स्टील एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे स्टैब्लिश करने वाली है। It is going to be the very first aerospace and defense manufacturing complex in Odisha. So, Kalyani Steel Limited is going to establish the very first aerospace and defense manufacturing complex ऑफ उड़ीसा। कहां पे इसे स्टैब्लिश किया जा रहा है? गजामारा के अंदर स्टैब्लिश किया जा रहा है। कहां पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? गजामारा के अंदर इसे स्टैब्लिश किया जा रहा है। इफ आई टॉक अबाउट कल्याणी ग्रुप, है ना, इफ आई टॉक अबाउट कल्याणी ग्रुप, this particular Kalyani group was established in the year 1961. The headquarter of this group is in Pune, Maharashtra. Pune, Maharashtra. And who is the present head of this group? And the chairman of this group is Baba Kalyani. Baba Kalyani. Baba Kalyani. Is that clear? So कल्याणी ग्रुप क्या कर रही है उड़ीसा के अंदर? यहाँ पे, ठीक है, उड़ीसा के अंदर दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टैब्लिश कर रही है। पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कौन सा हो रहा है? तो टाइटेनियम मेटल एंड एरोस्पेस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। एंड दूसरा इंटीग्रेटेड एडवांस स्पेशलिटी स्टील एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कहां पे? तो ये आपका गजमल उड़ीसा के अंदर। कहां पे? गजमल उड़ीसा के अंदर। एंड दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन उड़ीसा। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट रीसेंट न्यूज अबाउट उड़ीसा, उड़ीसा से रिलेटेड रिसेंट न्यूज की बात करूं, ठीक है, उड़ीसा से रिलेटेड रिसेंट न्यूज की बात करूं, ठीक है, तो रिसेंटली अगर आपको याद हो JSW, ठीक है, ये ग्रुप है जो कि क्या कर रही है? ये इन्वेस्टमेंट कर रही है। कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है? 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। 40,000 करोड़। कितना? 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्यों कर रही है? फॉर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर, ईवी फैसिलिटी इन उड़ीसा। दूसरी न्यूज की बात करूं, लार्जेस्ट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर ये कहां पे डेवलप हो रहा है? उड़ीसा के अंदर। ऑल्सो यहां पे इंटरेस्ट फ्री लोन टू द यूथ। ये कौन सी स्कीम है? ये कौन सी स्कीम है? SWAVYA, सवाया स्कीम। ठीक है,
सवाया स्कीम रिसेंटली लॉन्च इन उड़ीसा, यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा यूथ को। ऑल्सो यहाँ पे लीजा, लीजा है ना, विच इज गोइंग टू बी न्यूज एंकर, न्यूज एंकर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर। ऑल्सो अगर मैं उड़ीसा की बात करूं, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट इन, गुप्तेश्वर, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट इन उड़ीसा, उड़ीसा has get the status of biodiversity, biodiversity heritage site, biodiversity heritage site, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे पीएम मोदी जी विजिट करते हैं, पीएम मोदी विजिटेड उड़ीसा, और जब उन्होंने उड़ीसा को यहाँ पे विजिट किया तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अनाउंस की। कितना इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया, तो लगभग बहुत ज्यादा, मतलब 70,000 करोड़ से ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अनाउंस किया गया, जहाँ पे यहाँ पे रोड नेटवर्क्स को बनाए जाएंगे, रेलवे नेटवर्क्स को बनाए जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन को इनहांस करने की बात की जा रही है। तो रिसेंटली पीएम मोदी विजिट करते हैं कहाँ पे, तो उड़ीसा के अंदर। ऑल्सो उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा वॉज द फर्स्ट स्टेट, उड़ीसा वॉज द फर्स्ट स्टेट है ना, टू सेलिब्रेट मिलेट ईयर, मिलेट ईयर in the year 2017 and millet day, and millet day also, ठीक है। तो ये बातें आपको किससे रिलेटेड याद रखनी है, उड़ीसा से रिलेटेड याद रखनी है, इज दैट क्लियर, उड़ीसा से रिलेटेड याद रखने वाली है, ठीक है। रिसेंटली अगर आपको याद हो, जेएनयू, जेएनयू एंड उड़ीसा, उड़ीसा ने साथ मिलकर उड़िया लैंग्वेज को, उड़िया लैंग्वेज, उड़िया लैंग्वेज को है ना और भी ज्यादा फेमस करने के लिए, फेमस करने के लिए उड़िया स्टडीज, उड़िया स्टडीज को यहां पे क्या किया है, इंक्लूड किया है, ठीक है। उड़िया स्टडीज को यहां पे इंक्लूड किया है, इज दैट क्लियर, ठीक है। सो न्यूज क्या था, न्यूज ये था कल्याणी स्टील which was established in the year 1961, it is a group, it is a conglomerate, it is a conglomerate जहां पे आपको बहुत सारी चीजों पे ये काम करते हैं, जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, इंफ्रा को डेवलप करते हैं, और से ये रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर काम करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज के ऊपर काम करते हैं, केमिकल्स को डेवलप करते हैं, केमिकल के फील्ड में डेवलपमेंट करते हैं, ऑल्सो स्टील डेवलप करते हैं ये, ठीक है। डिफेंस के फील्ड में इनोवेशंस करते हैं, तो काफी सारी चीजें जो है ये ग्रुप करती है, ठीक है। और ये अब क्या कर रही है, 26,000 करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है, जहां पे उड़ीसा के अंदर कुछ फैसिलिटीज को यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। चलिए बढ़ते अगले न्यूज की तरफ। द वेरी नेक्स्ट न्यूज, एजुकेशन मिनिस्ट्री, Education Ministry launched Academic Bank of Credit through APAR CSCs in remote areas. So the Ministry of Education, which is headed by Dharmendra Pradhan, launched APAR. What is the full form of APAR? Automated Permanent Academic Account Registry. So recently Education Ministry launched APAR through Common Service Centers, है ना, थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स, और इसे कहां पे लॉन्च किया है, रिमोट विलेजेस में लॉन्च किया, रिमोट विलेजेस में लॉन्च किया। इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अपार इज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड। सो रिसेंटली क्या हुआ, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपार इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इस अपार इनिशिएटिव का मतलब है ईच एंड एवरी स्टूडेंट को एक आईडी प्रोवाइड करना, है ना, एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करना। जैसे आपके पास एक यूनिक आधार कार्ड है, वैसे ही recently the Ministry of Education has launched a unique ID system with the name APAR। तो APAR क्या होने वाला है, इस वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, और ये स्पेशली कहां पे लॉन्च किया जा रहा है, तो रिमोट एरियाज में से लॉन्च किया जा रहा है। ऐसी पॉपुलेशन जो कि मेन स्ट्रीम में नहीं है, ऐसी पॉपुलेशन जो कि खुद को मार्जिनलाइज समझती है। सो दिस पर्टिकुलर आईडी जो है इनके थ्रू आउट एजुकेशन में काम होने आने वाली है, ठीक है।
तो जैसे अगर मेरे पास, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं 9th में हूँ, 10th में हूँ, 11th में हूँ, ठीक है, और मेरे पास एक स्टूडेंट आईडी कार्ड है, तो ये मेरा स्टूडेंट आईडी कार्ड, यूनिक स्टूडेंट आईडी कार्ड, मेरे कॉलेज, है ना, मेरे डॉक्टरेट डिग्री या फिर मेरे प्रोफेशनल डिग्रीज तक काम आने वाली है, ठीक है। और इसे रिमोट एरियाज के में लॉन्च किया गया है, रिमोट एरियाज में लॉन्च किया गया है। कौन सी पॉलिसी के अंदर? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर इसको लॉन्च किया गया। इज दैट क्लियर? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च्ड अ इनिशिएटिव विद द नेम आपार, ठीक है। आपार यहां पे क्या होने वाला है? यूनिक आईडी, है ना, वन स्टूडेंट को वन आईडी प्रोवाइड की जाएगी, और ये आईडी जो है थ्रू आउट देयर एजुकेशन ये काम आने वाली है। इसे किस स्कीम के अंदर लॉन्च किया जा रहा है? तो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। किसके अंदर? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। क्लियर है? सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपार लॉन्च कर रही है थ्रू देयर सीएससीज इन रिमोट विलेजेस ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। आपार का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री, एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ठीक है। यहां पे सारे डेटा को स्टोर किया जाएगा। अपार इज कंसेप्चुअलाइज्ड अंडर एनईपी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर इसको कंसेप्शन में लाया जाता है, इन विच ऑल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन एबीसी। सो एक बैंक को यहाँ पे, एक डेटा बेस को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स के, चाहे वो कॉलेजेस में है चाहे वो यूनिवर्सिटीज में है, ये डेटा एबीसी बैंक में यहाँ पे रखी जाएगी, और वहां से इनको आईडीज प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अगला न्यूज क्या है आपके सामने? स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। पीएम मोदी अनाउंसेस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना टू बूस्ट सोलर पावर। देखिए, अगर आपको याद हो, एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाता है, एक इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाता है 22 जनवरी 2024 को, एंड इस इनिशिएटिव का नाम है पीएम पीएम सूर्य उदय योजना। इस योजना का मेन मोटिव क्या था? द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर योजना is to provide free electricity, और ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्यों दिया जाने वाला है, कैसे दिया जाने वाला है? बाय इंस्टॉलिंग, है ना, बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स, ठीक है, सोलर पैनल्स। यहां पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने की बात की गई थी अंडर द पीएम सूर्योदय स्कीम व्हिच वाज लॉन्च्ड ऑन 22 जनवरी 2024, जस्ट आफ्टर द, जब हमने रामलला को, मतलब रामलला के टाइम पे ही जो है ये चीजें लॉन्च की गई थी। अब इस पर्टिकुलर स्कीम का नाम चेंज हो रहा है। इस पर्टिकुलर स्कीम को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के नाम में चेंज कर दिया गया, यानी कि पीएम सूर्य उदय का योजना का नाम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रखने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए 1 करोड़ जो हाउस होल्ड है, इनको इस स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला है। इनको 300 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलने वाली है। 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है, 300 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट है ये इनको फ्री मिलने वाली है। इसके अंदर टोटल जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करने वाली है वो 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। सो 75,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जहां पे गवर्नमेंट 300 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्री देगी। कितने घरों को? तो 1 लाख हाउस होल्ड्स को। अर्लियर दिस पर्टिकुलर स्कीम वॉज नेम्ड एज पीएम सूर्योदय योजना। अर्लियर जब इसे लॉन्च किया गया था 22 जैन को, इसका नाम क्या था? पीएम सूर्योदय योजना था। टोटल बजट कितना होने वाला है? 75,000 करोड़ होने वाला है। कितने होने वाले हैं? 75,000 करोड़ होने वाले हैं। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है इंटरनेशनल न्यूज। क्या है अगली न्यूज? देखिए दुबई to have world first air taxi agreement inked at World Government Summit 2024. If we talk about government summit, World Government Summit,
वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, इसकी शुरुआत कब हो रही है? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की शुरुआत हो रही है 2013 में। कब हो रही है? 2013 में इसकी शुरुआत हो रही है। याद रखने वाली ये बात है, इसे एनुअली कंडक्ट कराया जाता है कहां पे? एनुअली कंडक्ट कराया जाता है दुबई में। दुबई इज इन यूएई, ठीक है। हमेशा ये दुबई के अंदर ही होता, कंडक्ट होता है, ठीक है। अब रिसेंटली इसे फिर से कंडक्ट कराया गया है, रिसेंटली फिर से इसे कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। और यहां पे पीएम मोदी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पीएम मोदी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को ऑर्गेनाइज करने का मेन मोटिव क्या है? सो ऑब्वियस, देखिए जितने भी कंट्रीज हैं जहां पे आपको गवर्नमेंट्स देखने को मिलेंगी, उनके बीच में कोलैबोरेट करना इसका मेन मोटिव है ना। देखिए सभी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, बातें करेंगे कि हम हमारे यहाँ पे कैसे गवर्नेंस कर रहे हैं, आप अपने यहाँ पे कैसे गवर्नेंस कर रहे हैं, कैसे गवर्नेंस को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके, है ना। तो बेसिकली इट इज अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे गवर्नेंस किस तरीके से और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सके, इसके लिए बातें की जाती हैं। The very first edition of World Government Summit was held in the year 2013. It is going to be an annual conference, ठीक है। annual conference है, कहां पे होता है? दुबई यूएई में होता है। कहां पे होता है? दुबई यूएई में होता है। And this particular government summit, in this particular government summit, UAE launched its first, UAE launched world's first air taxi with the name S4, ठीक है, S4, Joby Aviation S4 is going to be world's first air taxi। ये जो वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी होने वाली है, इसकी शुरुआत कब से हो जाएगी? ये ऑपरेशनल कब से होने वाला है? 2026 से। इसकी टॉप स्पीड होने वाली है 321 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 321 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये मैक्सिमम रेंज कितना कवर करेगा? 161 किलोमीटर का मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। आप कहोगे सर टोटल इसकी मैक्सिमम रेंज 161 किलोमीटर, बट इसकी स्पीड है 321 किलोमीटर, तो ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भैया ऐसा नहीं हो सकता, मेरी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, तो क्या मैं 100 मीटर नहीं दौड़ सकता हूं? बिल्कुल दौड़ सकता हूं उस स्पीड से। तो ये जो वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी है, ये कौन लॉन्च कर रहा है? यूएई लॉन्च कर रहा है। दिस अनाउंसमेंट हैज बीन मेड इन द रीसेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट व्हिच वाज होस्टेड बाय दुबई। नेम ऑफ द एयर टैक्सी इज जॉबी एविएशन S4। हाई स्पीड इसकी है 321 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैक्सिमम रेंज है इसका 161 किलोमीटर्स, और ये ऑपरेशनल होने वाला है 2026 से। इफ आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएई, इफ आई टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएई, तो इंडिया एंड यूएई के बीच में एक्सरसाइजेस भी काफी होते हैं। कौन कौन से एक्सरसाइजेस होते हैं? एक्सरसाइजेस तो नंबर 1 लिख लीजिए, डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट ईगल, डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट ईगल, डेजर्ट ईगल, ठीक है, डेजर्ट ईगल। तो भैया ये तीनों एक्सरसाइजेस होते हैं। ऑल्सो अगर मैं कोलैबोरेशंस की बात करूं, रीसेंट कोलैबोरेशंस की बात करूं, रीसेंट कोलैब की बात करूं इंडिया एंड यूएई की, तो अगर आपको याद हो गेल, गेल जो कि इंडिया की है, प्लस एडनॉक जो कि यूएई की कंपनी है, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं बच्चा, ये लोग कोलैब कर रहे हैं। किस लिए? तो एडनॉक जो है ये गेल को 0.5 मिलियन टन, 0.5 मिलियन टन एलएनजी प्रोवाइड करेगा पर एनम, पर एनम, ठीक है, पर एनम। इज दैट क्लियर? ये रिसेंटली हमने न्यूज में पढ़ा था ना, रिसेंटली हमने न्यूज में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद देखिए नरेंद्र मोदी जी गए हुए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी गए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई इनिशिएटिव ना लिया हो। तो इंडिया एंड यूएई ने, इंडिया प्लस यूएई ने 8 न्यू पैक्ट्स को साइन किए हैं, 8 न्यू पैक्ट्स को साइन किए हैं।
जहां पे काफी सारी चीजें, डिजिटल इकोनॉमी को अपग्रेड करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे अगर आपको याद हो, है ना, इंडिया के अंदर क्या चलता है, यूपीआई, है ना, यूएई में क्या चलता है, यूएई में चलता है आनी। आनी कहां पे, यूएई में, यूएई में। तो इसके लिए यहाँ पे डिजिटल यूपीआई पेमेंट सिस्टम को यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहे हैं, पेमेंट सिस्टम के अंदर कोलैबोरेट कर रहे हैं। इंडिया के अंदर क्या चलता है, रुपे कार्ड चलता है। कहां पे, इंडिया के अंदर रुपे चलता है ना। यूएई में क्या चलता है, यूएई में क्या चलता है, JAYW, जयवान चलता है। कहां पे, यूएई के अंदर। ठीक है, इसके लिए हम कोलैब कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक डोमेस्टिक कार्ड है। तो डोमेस्टिक कार्ड के अंदर भी हम कोलैब कर रहे हैं। ऑल्सो ऑल्सो एक मैरिटाइम मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा है, हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा है इंडिया एंड यूएई के बीच में। कहां पे, गुजरात के लोथल में, गुजरात के लोथल में। ऑल्सो नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट हिंदू टेंपल को इनॉग्रेट किया, फर्स्ट हिंदू टेंपल को इनॉग्रेट किया। ये कौन सा हिंदू टेंपल है, तो डैप्स टेंपल। डैप्स टेंपल कहां पे है ये, अबू धाबी। कहां पे है ये, अबू धाबी। ठीक है, तो ये सारी चीजें रिसेंटली जो है, और भी बहुत सारी चीजें रिसेंटली इंडिया एंड यूएई ने साइन किए हैं। इज दैट क्लियर, इंडिया एंड यूएई ने साइन किए हैं। ठीक है, अगर बात करूं इंडिया एंड यूएई की, तो इंडिया एंड यूएई की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप काफी पुरानी है। ठीक है, इंडिया एंड यूएई की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की शुरुआत होती है 1972 में। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको याद हो 2019 में यूएई ने है ना, मोदी जी को हाईएस्ट ऑर्डर दिया था अपना। ठीक है, जिसे हम ऑर्डर ऑफ जायद कहते हैं, ऑर्डर ऑफ जायद कहते हैं। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर कह लो, हाईएस्ट अवार्ड कह लो। ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। तो न्यूज ये था कि वर्ल्ड्स फर्स्ट एयर टैक्सी is going to be launched by UAE. This announcement has been made in the government summit recently concluded in Dubai. ठीक है, इसका नाम होने वाला है जॉबी एविएशन S4। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है, सऊदी अरेबिया ऑफिशियल्स ऑल सेट फॉर सेकेंड वर्ल्ड डिफेंस शो। सेकेंड वर्ल्ड डिफेंस शो जो है ये कहां पे हो रहा है, सऊदी अरेबिया में। कब से कब तक, Feb 4 से 8। ठीक है, कहां पे होने वाला है, रियाद इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर। अगर मैं पूछूं फर्स्ट एडिशन इसका कहां पे हुआ था, फर्स्ट एडिशन भी इसका रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था। कब हुआ था ये, रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 5 मार्च 2022 को, 5 मार्च 2022 को हुआ था। ठीक है, तो ये क्या होने वाला है बेसिकली, तो वर्ल्ड डिफेंस शो है। तो यहाँ पे दुनिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो अपनी डिफेंस कैलिबर को दिखाएगी, डिफेंस के कैपेबिलिटीज को यहाँ पे शोकेस करेगी, डिफेंस के कैपेबिलिटीज को यहाँ पे शोकेस करेगी। ऑल्सो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो पुणे बेस्ड म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, पुणे बेस्ड एक कंपनी है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, इसने यहाँ पे एक कोलैबोरेशन किया है। कोलैबोरेशन कितने का है, $2 to $5 million का है। इसके अंदर आर्टिलरी एम्यूनेशन को सप्लाई करेगी। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, पहली बात तो ये वर्ल्ड डिफेंस शो हुआ है, सेकंड एडिशन कहाँ पे, रियाद के अंदर। ठीक है, कब से कब तक, Feb 4 से 8 के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेसिकली अपनी डिफेंस कैलिबर को शोकेस करना है। ऑल राइट, उसके बाद आप यहां देखोगे पुणे बेस्ड एक कंपनी है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, जो कि यहाँ पे एक डील को भी साइन कर रही है। कितने की डील है, $2 to $5 million की डील है, जहां पे ये लोग यानी कि ये सऊदी अरेबिया को आर्टिलरी एम्यूनिशन प्रोवाइड करेंगे। ये सऊदी अरेबिया को आर्टिलरी एम्यूनिशन को प्रोवाइड करने वाले हैं। इज दैट क्लियर, आर्टिलरी एम्यूनिशन को प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए बताइए जरा मुझे, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में एक्सरसाइजेस के नाम बता दीजिए फटाफट। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में एक्सरसाइजेस भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। एक बता दीजिए,
क्या होती है? सदा तंशीक, सदा तंसीक, ठीक है। और अल मोहद अल हिंद, अल हिंद, ये दोनों एक्सरसाइज इंडिया और किसके बीच में होता है? तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। अच्छा, रिसेंटली एक और न्यूज आई थी जिसमें क्या हुआ था, इंडिया ने, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने कोलैबोरेट किया था। क्यों कोलैबोरेट किया था? 1.7 लाख जो मुस्लिम्स हमारे भाई हैं, ठीक है, इनको कहां भेजने के लिए? हज यात्रा पे, हज यात्रा पे, हज यात्रा पे, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बातें भी आपको याद रखनी है। सो यहां पे क्या हो रहा है? तो सेकेंड वर्ल्ड डिफेंस शो हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड डिफेंस शो हो रहा है। अगली न्यूज को पढ़ते हैं। अगली न्यूज है ऑर्डिनेंस बिल्स एंड एक्ट्स के ऊपर। असम कैबिनेट अप्रूव्स बिल टू बैन मैजिकल हीलिंग इन स्टेट। आपने देखा होगा बहुत सारे बाबा, बहुत सारे हिंदू बाबा, बहुत सारे मुस्लिम्स, बहुत सारे क्रिश्चियंस, अलग अलग धर्म के बाबा, है ना। कोई बाबा कहते हैं कि बाबा मेरे गले में जो है वो चुभन हो रही है, तो बाबा ऐसे करके माइक पकड़ फू, माइक पकड़ाओ, उसको पूछो चुभन हो रही है? अब बोले नहीं बाबा अब नहीं हो रही। तो जो मैजिकल हीलिंग है ना, मैजिकल हीलिंग को बैन करने के लिए एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था असम के अंदर। दिस पर्टिकुलर बिल वाज असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ इविल प्रैक्टिसेस बिल 2024। सो इस बिल को यहां पे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है, अप्रूव कर दिया है। ये बिल किसके खिलाफ है? देखिए, तो फ्रॉडलेंट मैजिकल प्रैक्टिसेस, हीलिंग प्रैक्टिसेस के खिलाफ ये बिल होने वाला है। इज दैट क्लियर? In the name of treatment, the bill prescribes imprisonment and fines for engaging in illegal practices under the guise of treatment or magic healing। तो यहां पे देखिए आपको imprisonment भी मिलेगा, पेनल्टी भी, फाइन भी पे किया जाएगा। ऑल्सो यहां पे देखिए एक ग्रुप है, हिंदू ग्रुप, जिसका नाम है कुटुंबा सुरक्षा परिषद, ठीक है। इसने बहुत सारे असम के अंदर जो चर्चेस चल रहे हैं उनको भी यहाँ पे बैन लगाने की बात की गई है। बहुत सारे चर्चेस जो ऐसे चीजों में इन्वॉल्व है उनके ऊपर भी बैन लगाने की बात की। सो बेसिकली क्या है कि असम के कैबिनेट ने एक बिल को अप्रूव किया है, जिस बिल का नाम है असम हीलिंग प्रिवेंशन ऑफ इविल प्रैक्टिसेस बिल ऑफ 2024, जहां पे फ्रॉडलेंट मैजिकल हीलिंग प्रैक्टिसेस को ट्रीटमेंट के नाम पे, ठीक है, ट्रीटमेंट के नाम पे काफी ज्यादा चलता है बाबाओं में, बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोगों में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बैन कर दिया गया, इसको यहाँ पे बैन कर दिया गया। लेट्स टॉक अबाउट असम, लेट्स टॉक अबाउट असम। असम कब स्टैब्लिश हो रहा है? असम कब स्टैब्लिश हो रहा है? 26 जनवरी 1950 को ये स्टैब्लिश हो रहा है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन असम आर देयर? डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं तो देयर आर 35 डिस्ट्रिक्ट्स इन असम। लोकसभा सीट्स की बात करूं तो देयर आर 17 लोकसभा सीट्स। राज्यसभा, देयर आर 14 लोकसभा सीट्स। राज्यसभा सीट्स कितने हैं? 7 है। असम अपनी बॉर्डर्स किसके साथ शेयर करता है? तो 7 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है और 2 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, 2 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। कौन? असम। इज दैट क्लियर? असम। लेटेस्ट न्यूज की बात करते हैं, असम से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की बात करते हैं। चलिए बताइए। फ्री इलेक्ट्रिक, फुली इलेक्ट्रिक, फुली इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी, ये आपको कहां देखने को मिलेगा? असम के अंदर, ठीक है। ये इंडिया का फर्स्ट स्टेट है, फर्स्ट स्टेट इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया। ऑल्सो नाइट नेविगेशन, नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद आईआईटी मद्रास। ये फर्स्ट स्टेट होने वाली है ऐसा कुछ करने के लिए। ऑल्सो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये इन्वेस्ट कर रही है कहां पे? तो असम के अंदर। किस लिए? तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। फोर्थ, पीएम मोदी ने रिसेंटली, पीएम मोदी ने 11,600 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने की यहां पे बात की है।
ठीक है। ऑल्सो असम ने एक स्कीम को लॉन्च किया है यूथ को हेल्प करने के लिए। इसके अंदर क्या होने वाला है, 2 लाख लोगों को 2 लाख रुपीस दी जाएगी, 2 लाख यूथ्स को 2 लाख रुपीस दी जाएगी। ठीक है। और ठीक है, तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है जो कि रिसेंटली न्यूज में थी, ये चीजें भी आपको याद रखनी है जो कि रिसेंटली न्यूज में थी। चलिए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगला न्यूज है बैंकिंग से रिलेटेड, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्वार्टरली बुलेटिन। सो रिसेंटली एक सर्वे आई है, एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट को कौन रिलीज कर रही है, एनएसएसओ। व्हाट एनएसएसओ का वर्क क्या है, कंडक्ट सोशियो इकोनॉमिक सर्विस, कंडक्ट सोशियो इकोनॉमिक सर्विस। ठीक है, तो एनएसएसओ क्या करता है, सोशियो इकोनॉमिक सर्विस को कंडक्ट करता है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो इसने रिसेंटली क्या किया है, एक सर्वे किया है जिसमें इसने इंडिया के अंदर जो वर्क फोर्स है, जो लेबर है, उसकी कितनी पार्टिसिपेशन है, इसको देखने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला गया है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूं, अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज की बात करूं, अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सर्वे रिपोर्ट, 15 ईयर्स से ज्यादा के अनएम्प्लॉयमेंट, 15 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों की अगर बात करूं तो डिक्लाइन टू 6.5%। ठीक है, डिक्लाइन टू 6.5%। ये डेटा किसका है, अक्टूबर दिसंबर का ये डेटा है। ठीक है, इसको कंपेयर किसके डेटे के साथ किया गया है, जुलाई सितंबर के डेटे के साथ किया गया था। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जुलाई सितंबर के बीच में कितना था, 6.6% था। बट अगर मैं बात करूं अक्टूबर से दिसंबर के मंथ की, तो यहां पे एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घट के कितना हो गया, 6.5% हो गया। मेल्स की बात करूं तो मेल्स में आपको 5.8% देखने को मिलेगा, फीमेल्स में यहां पे आपको 8.6% एम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलेगा, है ना। एलएफपीआर क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करूं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करूं तो ये जो है 49.9% इंप्रूव हुआ। ठीक है, तो रिसेंटली एनएसएसओ, ठीक है, जो कि सर्वेस कंडक्ट कराती है सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर, इसने अपने सर्वे में ये बताया कि 15 साल के ज्यादा लोगों में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये घटी है। दो डेटा को कंपेयर किया गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं बेहतर हूं तो मैं किससे बेहतर हूं, मेरे पास एक डेटा होना चाहिए अपने आप को कंपेयर करने के लिए। तो यहां पे जुलाई सितंबर को अक्टूबर दिसंबर से कंपेयर किया गया। चलिए अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा ये देख लो, एनएसएसओ कब स्टैब्लिश हो रहा है, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में मुझे कंफर्म करोगे एनएसएसओ को कब स्टैब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली। डायरेक्टर जनरल है गीता सिंह राठौर। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के यूनियन मिनिस्टर कौन है, यूनियन मिनिस्टर है राव इंदरजीत इज गोइंग टू बी द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसके अंदर एनएसएसओ आती है। अगली न्यूज, कब स्टैब्लिश हो रहा है ये, 1950 में स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, आंसर देते रहा करो 1950। अगली न्यूज, सुंदरमन म्यूचुअल फंड्स अपॉइंट्स आनंद राधाकृष्णन एज सीईओ। सुंदरमन म्यूचुअल फंड ने किसे अपॉइंट किया गया है बच्चा, किसे अपॉइंट किया है, आनंद राधाकृष्णन को। इफ यू टॉक अबाउट सुंदर राम म्यूचुअल फंड जो है, इसने किसको अपॉइंट किया, आनंद राधाकृष्णन को। ठीक है, आनंद राधाकृष्णन को। ठीक है, अच्छा ये फंड ने नहीं किया है, एसेट मैनेजमेंट ने किया है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, ये स्टैब्लिश कब हो रही है, 1954 को स्टैब्लिश हो रही है। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, जल्दी बताओ इसका हेडक्वार्टर कहां पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो सुंदरमन एसेट मैनेजमेंट जो है, इसने किसको अपॉइंट किया है, आनंद राधाकृष्णन को। ठीक है, आनंद राधाकृष्णन को। बट इनका टेन्योर कब से शुरू होगा, जुलाई 2024 से शुरू होगा। क्यों जुलाई 2024 से शुरू होगा, क्योंकि उससे पहले सुनील सुब्रमण्यम रिटायर हो जाएंगे। तो एट प्रेजेंट सीईओ कौन है, एट प्रेजेंट इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट कंपनी के हेड है सुनील सुब्रमण्यम। ठीक है, बाद में कौन हो जाएंगे जुलाई 2024 से, तो आनंद राधाकृष्णन।
कौन हो जाएंगे? आनंद राधा कृष्णन हो जाएंगे, आनंद राधा कृष्णन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं फटाफट। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, चलो बताओ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स। सबसे पहला एसबीआई कैप्स, एसबीआई कैप्स के एमडी सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? कौन अपॉइंट हुए हैं? कौन हुए हैं? वीरेंद्र बंसल, वीरेंद्र बंसल। इज दैट क्लियर? उसके बाद आईसीएआई, इसके प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? रंजीत कुमार अग्रवाल, रंजीत कुमार अग्रवाल अपॉइंट हुए। इज दैट क्लियर? अगला, फर्स्ट ट्रांस वुमेन टीटी ऑफ सदर्न रेलवे कौन हो जाएंगी? सिंधु गनापति, सिंधु गनापति, गनापति। इज दैट क्लियर? सिंधु गनापति। ठीक है, उसके बाद अगर आपको याद हो, फिट इंडिया, फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? नरेंद्र कुमार यादव, नरेंद्र कुमार यादव अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सॉरी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? अजय कुमार अपॉइंट हुए, अजय कुमार। ठीक है, उसके बाद लिखो बच्चा टाटा एआईए, टाटा एआईए के एमडी सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं? एमडी सीईओ वेंकट चलम। ठीक है, एलआईसी म्यूचुअल फंड भी लिख लो भैया, लगे हाथ, एलआईसी म्यूचुअल फंड भी लिख लो, लगे हाथ। ठीक है, इसके एमडी कौन हुए हैं? एमडी सीईओ तो रवि कुमार। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको याद हो, न्यू आर्मी चीफ भी इलेक्ट हुए हैं, न्यू आर्मी चीफ रिसेंटली, अगर आपको याद हो, है ना? ये किसकी जगह पे आएंगे? मनोज पांडे की जगह पे आएंगे, मनोज पांडे, ये रिटायर होने वाले हैं। और कौन आने वाले हैं? उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी, द्विवेदी। ठीक है, सो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए अगली न्यूज, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चेन्नई के अंदर। अगला न्यूज क्या है? ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या किया है? रेट्स को बढ़ाया है। अर्लियर द रेट वॉज 8.5%, अर्लियर द रेट वॉज 8.5%, अब कितना किया गया है? 8.25% किया गया है। अब कितना किया गया है? 8.25% किया गया है। देखिए तीन रेट्स है भैया, 23-24 में रेट्स कितना किया गया है? तो 8.25% किया गया है। ठीक है, 22-23 में कितना था? 8.1% था। 21-22 में कितना था? 8.10% था। किसके रेट्स? ईपीएफओ के रेट्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ के रेट्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। आइए देखिए क्या क्या चीजें यहां पे चेंजेस हुई हैं। So EPFO raised interest rate on PF deposit to 8.25% for 2023-2024 from 8.15% in 22-23। ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल होने वाला है? दिस इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल ऑन वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स एज वेल। तो ये सबके लिए डिपॉजिट होने वाला है। आप सभी को पता है पीएफ के अंदर ना, पीएफ के अंदर एक शेयर तो आप देते हो, है ना? एक शेयर मैं देता हूं जो काम कर रहा होता हूं, और एक शेयर देता है कौन? कंपनी, ऑन बिहाफ ऑफ मी। ठीक है, जिसमें से कुछ जो है ये आपके पेंशन अमाउंट में जुड़ जाता है और कुछ जो है ये पीएफ में जुड़ जाता है। अच्छा, ईपीएफओ के अंदर कौन सी कंपनीज आती है? जिस कंपनी में 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, तो वहां पे आपको उनको पीएफ वगैरह देना जरूरी है। ठीक है, पीएफ वगैरह देना जरूरी है।
EPF is a mandatory contribution for salaried employees in organization with 20 or more workers. जहां भी 20 and more workers होने वाले हैं वहां पे ये applicable होने वाला है. Under EPF and MP Act, an employee contribution of 12%, है ना, एम्प्लॉय की सैलरी का 12% जो है ये EPFO अकाउंट में जाता है. ऑल्सो 12% जो है जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है, वो भी इसमें जमा करती है, जिसमें से ठीक है, जिसमें से 3.6% जो है ये EPF में डिपॉजिट हो जाता है एंड द बैलेंस 8.33% जो है ये EPS स्कीम में चला जाता है. ठीक है, पेंशन स्कीम में चला जाता है. तो बेसिकली क्या है, बात को दोबारा समझते हैं. EPFO ने अपनी इंटरेस्ट को हायर किया है. कितना किया है? 8.25%. अर्लियर कितना था? 8.15% था. उससे पिछले साल 8.10% था. EPFO के अंदर किसी आना पड़ता है, तो जो भी कंपनीज जहां पे 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हो, उसको आपको अपने एम्प्लॉयज को EPFO के अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे और उनको पेंशन देना पड़ेगा, प्रोविडेंट फंड जो है वो देना पड़ेगा. ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयर जो है 12% का शेयर रखता है और आप भी अपना 12% जो है कंट्रीब्यूट करते हो. इज दैट क्लियर? चलिए फटाफट से देखते हैं. पेटीएम फॉर्म से एडवाइजरी कमिटी. पेटीएम से रिलेटेड सारी बातें हमने की थी कि भैया पेटीएम कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक्स है, इसके ऊपर 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम पेमेंट बैंक्स में कोई भी डिपॉजिट और ना ही वो लोग एक्सेप्टेंस कुछ कर सकते हैं, ना ही आप फास्ट ट्रैक वगैरह यूज कर सकते हो. तो भैया इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए पेटीएम ने एक कमेटी को स्टैब्लिश की है. इस कमेटी को लीड कौन कर रहे हैं? तो एक्स सेबी चीफ जो है दामोदरन, एम दामोदरन जो है इस पर्टिकुलर कमेटी को लीड करने वाले हैं. ये कमेटी क्या देखेगी? कमेटी देखेगी कि कौन से लूप होल्स से, कौन से वो मिसहैपनिंग थी जिसकी वजह से आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक्स में. देखिए पेटीएम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पेटीएम पेमेंट बैंक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है. ऐसा कहा जा रहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक्स के अंदर 35 करोड़ अकाउंट्स थे, जिसमें से ज्यादातर अकाउंट्स जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में इन्वॉल्व थे. बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं वो केवाईसी नहीं हो रखे थे, या बहुत सारे अकाउंट्स एक ही नंबर से केवाईसी हो रखे थे. तो इनकी वजह से यहाँ पे पेटीएम के ऊपर काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए गए. चलिए अगली न्यूज क्या है, देखिए फटाफट. केपीपी नंबियार अवार्ड जो है रिसेंटली अनाउंस किया गया है. केपीपी नंबियार अवार्ड किसे दिया जा रहा है? तो इसरो के चेयरमैन श्रीधर सोमनाथ को केपीपी नंबियार अवार्ड दिया जा रहा है. केपीपी नंबियार अवार्ड किसे दिया जा रहा है? तो श्रीधर सोमनाथ को दिया जा रहा है. ऑल्सो यहाँ पे अमरनाथ राजा ह्यूमैनिटेरियन टेक्नोलॉजी अवार्ड भी दिया जा रहा है. किसे दिया गया? जवाहरा फतिमा एंड टीम को यह अवार्ड दिया गया. ठीक है, तो रिसेंटली केपीपी नंबियार कौन थे? ये इंडस्ट्रियलिस्ट थे भैया. कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे. ठीक है, और इनको 2006 में पद्म भूषण भी मिला हुआ है. और इनके नाम से अवार्ड है. किसको मिल रहा है? एस सोमनाथ, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन चंद्रयान 3 में काफी ज्यादा था. चलिए अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट होता है बच्चा, जिसका नाम है स्ट्रैंजा मेमोरियल टूर्नामेंट. ये हमेशा कहां पे होता है? बुल्गारिया के अंदर. कहां पे होता है? बुल्गारिया के अंदर. इसका फर्स्ट एडिशन कब खेला गया? 1950 में इसका फर्स्ट एडिशन खेला. ये एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट है. हमेशा कहां पे होता है? बुल्गारिया के अंदर. इस बार इसका 75th एडिशन हुआ. तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, बिल्कुल किया. देखिए इंडिया की तरफ से अमित पंगल ने गोल्ड मेडल, है ना, फ्लाई वेट में गोल्ड मेडल जीता है. सचिन सिवाच ने गोल्ड मेडल जीता है बच्चा. निखत जरीन ने 50 केजी, अरुंधति चौधरी ने 66 केजी, वरुण शंगोसलम ने 48 केजी, रजत ने 67 केजी में सिल्वर मेडल. तो इंडिया ने 1 2 3 4 सिल्वर, इंडिया ने 4 सिल्वर और यहां पे 2 गोल्ड मेडल जीते हैं बच्चा. 2 गोल्ड मेडल जीते हैं. ये टूर्नामेंट कहां पे हो रहा था? सोफिया विच इज इन बुल्गारिया. अगली न्यूज है लिनिंग इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज. लिनिंग इंटरनेशनल बैडमिंटन सीरीज बच्चा ये कहां होता है? श्रीलंका के अंदर. कहां होता है? श्रीलंका के अंदर. इंडिया ने टोटल 3 गोल्ड मेडल 3 सिल्वर मेडल जीते. 3 गोल्ड 3 सिल्वर मेडल्स होते हैं. ठीक है, तो याद रखना 5 से 11 तारीख 5 to 11 फरवरी के बीच में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था. इंडिया ने टोटल 6 मेडल, जिसमें से 3 गोल्ड होने वाला. चलिए फटाफट अगली न्यूज की तरफ. अगली न्यूज है जेएसडब्ल्यू स्टील. ठीक है, और जेएफई
जो कि कहां की कंपनी है, जापान की कंपनी है, जो कि स्टील बनाती है, ठीक है। ये जापान की सेकंड लार्जेस्ट स्टील कंपनी है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील एंड जेएफई ये दोनों क्या सेटअप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल स्टील फैसिलिटी को डेवलप कर रहे हैं। टोटल 5500 की कंट्रीब्यूशन होने वाली है। कहां पे स्टैब्लिश किया जाएगा, कर्नाटका के अंदर, जिसके अंदर 50% शेयर इसका होगा, 50% शेयर इसका होगा। अगर मैं बात करूं जेएसडब्ल्यू में, तो जेएसडब्ल्यू के अंदर 15% शेयर किसका है, मतलब देखिए जेएसडब्ल्यू के अंदर 15% शेयर तो जेएफई का है, जो कि जापान की एक ब्रांड है। बट ये जो नया इन्वेस्टमेंट है, इसमें दोनों 50-50%, इसमें दोनों 50-50% के क्या है, भागीदार है। अगली न्यूज, एचएसबीसी हांगकांग, एचएसबीसी का फुल फॉर्म क्या होने वाला है, जल्दी बताओ। हांगकांग एंड शंघाई, शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ये बैंक कहां की है बच्चा, यूके की बैंक है, यूके की ये बैंक होने वाली है। इसने अब क्या किया है बच्चा, इसने पार्टनरशिप किया है, एचएसबीसी बैंक ने गूगल के साथ पार्टनरशिप किया है टू एसिलरेट क्लाइमेट मिटिगेशन एंड रेजिलियंस थ्रू फाइनेंसिंग एंड सपोर्ट फॉर कंपनीज इन द गूगल क्लाउड रेडी सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम। सो गूगल के पास एक सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम है, जिसके तहत क्लाइमेट मिटिगेशन एंड रेजिलियंस का काम करने वाले हैं, फाइनेंसिंग एंड फाइनेंस के सपोर्ट के साथ मिलकर। कौन कौन, एचएसबीसी एंड गूगल, एचएसबीसी एंड गूगल। गूगल ने क्या लॉन्च किया था, गूगल बार्ड लॉन्च किया था, गूगल ने गूगल बार्ड। चलिए, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन, वीजा, वीजा कहां की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, ठीक है, यूएसए की कंपनी है। तो वीजा ने श्रुति गुप्ता को अपना वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड बनाया है, ठीक है। कहां के ऑपरेशंस का, तो इंडिया एंड साउथ एशिया। तो वीजा जो कि एक यूएसए की कंपनी है, इसने श्रुति गुप्ता को वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड बनाया है अपने इंडिया एंड साउथ एशिया के ऑपरेशंस का। इज दैट क्लियर। उसके बाद देखो, फिनलैंड के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थे, जहां पे पूर्व प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर स्टब जो है ये जीत रहे हैं, अलेक्जेंडर स्टब जो है ये जीत रहे हैं। थाईलैंड में भी बहुत सारे इलेक्शन चल रहे हैं, बहुत सारे कंट्रीज में जो है इलेक्शन चल रहे हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं। देखिए रिसेंटली क्या हुआ है, सर्विंग एज प्रेसिडेंट फ्रॉम 2010 एंड 2014 एंड अगेन फ्रॉम 2018 टू 2020, पिनेरा लेड द साउथ अमेरिकन नेशन ड्यूरिंग द मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस। चिली फॉर्मर प्रेसिडेंट सेबास्टियन पिनेरा डाइड एट देयर। तो चिली के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है हेलीकॉप्टर क्रैश में। Rotorua, a city in New Zealand, is named after the iconic Lang Rotorua. The city, which is located in the Bay of Plenty region in the nation, North Island, is renowned for its geothermal activity and mariculture. ठीक है, तो साइंटिस्ट डिस्कवर एंशियंट रिवर, एक एंशियंट रिवर को यहाँ पे डिस्कवर किया गया रोटोरा न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है। अगली न्यूज क्या है, अगली न्यूज है देखिए श्रावस्ती एयरपोर्ट है, इसमें इसे क्या मिल गया है, लाइसेंस मिल गया है, किसका, तो कमर्शियल ऑपरेशंस का। श्रावस्ती एयरपोर्ट को लाइसेंस मिल गया है कमर्शियल एयरपोर्ट्स का। चलिए एनालाइज करते हैं आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस किया। पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। द इंटरेस्ट रेट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट इज इंक्रीज टू 8.25%, बिल्कुल सही है, फ्रॉम 8.5%। 2022-2023 के लिए भैया ये 2022-2023 के लिए यही परसेंट है, और अगर कहता 21-22 तो इसके लिए 8.10 है, बिल्कुल सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है। अंडर ईपीएफ एंड एमपी एक्ट एन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट्स 14%, नहीं गलत है, 12% कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय भी एंड एम्प्लॉयर भी। The Employees Provident Fund is a mandatory contribution for salaried employees in organization with 20 or more workers. बिल्कुल, जहां भी जिस भी कंपनी में 20 से ज्यादा वर्कर्स होंगे वहां पे आपको ये लेना पड़ेगा। तो क्यू जो है ये इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इस होमवर्क क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आज की क्लास हमारी रिकॉर्डेड क्लास थी, शेड्यूल नहीं लग पाया था किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से, तो आपको ये क्लास लगभग 9:30 और 10 AM में मिलने वाली है। फिर हम कल मिलेंगे मॉर्निंग 8 o'clock हमेशा की तरह लाइव सेशन में, ठीक है। तो मैं शुभम सिंह आपसे अलविदा लेता हूं, तो जय हिंद जय भारत।